Okay, let's start everything. Okay, can everyone see the screen properly? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So हमने स्टार्ट किया था इम्प्रूवमेंट इन food resources. I'm not sure what's wrong with my screen today. I'm not able to write properly. Okay, let's see. ज़्यादा आज लिखने का काम है भी नहीं. लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि ओवरऑल क्रॉप के यील्ड के इम्प्रूवमेंट यानी क्रॉप प्रोडक्शन या जो भी फूड है उसके प्रोडक्शन को अगर इंक्रीज करना है तो कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज यूज करेंगे. तो पहली चीज तो हमने फोकस किया था उसके न्यूट्रिशन पे. न्यूट्रिशन हो गया, वाटर हो गया, ये सारी चीजें हैं जो अगर आप टाइमली दोगे तो क्या होगा, ओवरऑल क्रॉप जो होगा वो इंप्रूव होगा. न्यूट्रिशन में हमने क्या क्या चीजें देखी. पहला तो देखा मैन्योर, कि आप ऑर्गेनिक मैन्योर या जो भी वेस्ट मटेरियल, ऑर्गेनिक वेस्ट घरों से या एनिमल वेस्ट ये सब जो निकलता है इनसे आप मैन्योर बना सकते हो, क्योंकि उनमें उन वेस्ट मटेरियल में सारे रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन होते हैं जो प्लांट को चाहिए. दूसरा, फर्टिलाइजर. लैब में केमिकली सिंथेसाइज्ड एक्सट्रैक्टेड मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, तो वो एक्सट्रैक्टेड केमिकल्स आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो. एंड उसमें हाईली यूज्ड प्रोडक्ट कौन कौन से एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, NPK, ये तीन. देन वी डिस्कस्ड अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग, की ऑर्गेनिक मैन्योर भी बनते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी होती है. इसमें क्या होता है, सॉइल को फर्टाइल करवाना पड़ता है आफ्टर सेवरल प्रोसेसिंग. वो काफी नेचुरली होता है. तो जो प्लांट ग्रो होता है तो प्लांट ग्रो होने के लिए कोई भी एडिशनल कोई न्यूट्रिशन नहीं देना पड़ता, सॉइल में इनफ न्यूट्रिशन होता है. देन वी डिस्कस्ड अबाउट वाटर, कि एग्जैक्टली वाटर का क्वालिटी कैसा होगा, तब जाके वाटर का क्वांटिटी, क्वालिटी, ये सब मैटर करता है प्लांट के ओवरऑल ग्रोथ पे. सो दैट पार्ट ऑल्सो वी डिस्कस्ड. देन उसके बाद उनका प्रॉपर क्रॉपिंग पैटर्न. तो आपने देख लिया मैन्योर, न्यूट्रिशन देख लिया, इरिगेशन देख लिया. देन क्रॉपिंग पैटर्न यानी क्रॉप को रोटेशन करवाना. क्रॉप रोटेशन करवाना यानी कि अगर दो क्रॉप्स हैं तो उनके बीच में आप क्या कर रहे हो, लेग्यूमिनस प्लांट्स डाल रहे हो ताकि नेचुरली नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाए. और आप मिक्स क्रॉपिंग करवा रहे हो. मिक्स क्रॉपिंग इन द सेंस कि आप दो से ज्यादा प्लांट्स जो है वो एक साथ एक ही फील्ड में आप प्लांट कर रहे हो, तो उससे न्यूट्रिशन एंड वाटर एंड स्पेस हर चीज शेयर हो जाती है. एंड एक साथ एक ही मीन्स एक ही मेहनत पे आपको दो तरीके के प्रोडक्शन मिल जाती है. So these kind of things you discussed, we saw in the last session. आज हमें उसी का कंटिन्यूएशन देखना है कि ओवरऑल आप प्रोड्यूस तो कर रहे हो क्रॉप, उनका प्रोडक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. सॉरी, नॉट प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन. सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, कि आप ओवरऑल क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट करोगे, बिकॉज एट द एंड वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है. एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी डिजीजेस होती हैं, उन्हें भी वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगस या कॉम्पिटिटिव वीड अगर है, कॉम्पिटिटिव प्लांट है, तो वो उनके ग्रोथ को जरूर अफेक्ट करते हैं. लाइक अस, द वे वी गेट सिक, प्लांट भी सिक होते हैं. तो ओवरऑल जो इनके प्रोटेक्शन के लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं, फार्मर्स और साइंटिस्ट टेक ऑल द कंसिडरेशंस की पर्टिकुलर प्लांट या क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो फ्रॉम द डिजीजेस और फ्रॉम द अटैक. तो वो जो स्टेप्स हैं दैट कम्स अंडर प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. सो पहला, ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि इंडिया में टोटल एवरी ईयर 20% ऑफ द फार्मिंग क्रॉप इट गेट्स डिस्ट्रॉयड. सो 20% क्रॉप्स destroyed every year. This is the fact. And why so? Because of the fungal, bacterial and virus effect. तो इनकी वजह से 20% बहुत ज्यादा होता है. मीन्स पूरे कंट्री का 20% मीन्स आप कितना सारा खाना, पॉसिबल फूड वेस्ट हो रहा है. और प्लांट्स आर डाइंग, विच इज नॉट एट ऑल गुड ईदर फॉर एनवायरमेंट, और हमारे लिए भी नहीं है क्योंकि हमें उतना ही कम खाना मिलेगा. सो ये सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए देर आर मल्टीपल एक्शंस, और कह लो मल्टीपल स्टेप्स जो लिए जाते हैं. सो फर्स्ट इज control of weed.
कंट्रोल ऑफ वीड्स मीन्स वीड्स क्या होते हैं, वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स. सो आप लोग लिख सकते हो वीड को बोलते हैं अनवांटेड प्लांट्स. ऐसे प्लांट्स जो कि एडिबल नहीं है, यानी उन्हें खा नहीं सकते, उसमें कोई फूड मटेरियल नहीं है और उसको प्लांटिंग भी नहीं किया गया, वो अपने आप नेचुरली वहां पे उग जाते हैं उस फील्ड में अलोंग साइड योर क्रॉप, वो भी वहां पे पैदा हुए रहते हैं. तो उनको डिस्ट्रॉय करना जरूरी है. क्यों? क्योंकि वो कंपटीशन प्रोड्यूस करते हैं. कंपटीशन के साथ साथ वो दूसरे प्लांट का न्यूट्रिशन, वाटर, हर चीज ले लेते हैं, स्पेस ले लेते हैं. तो उससे प्लस उनके पास अगर सपोज गलती से उन्हें कोई डिजीज हुआ है तो दे विल ट्रांसफर टू द डिजायर्ड क्रॉप. तो ये सारी चीजों को बचाने के लिए वीड कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. सो कंट्रोल करने के बहुत सारी मेथडोलॉजीज हैं. पहला मेथड जो आपको ध्यान में रखना है दैट इज फिजिकल मेथड. फिजिकल मतलब आप लोगों ने सबने नोटिस किया होगा खेतों में हमेशा कंटिन्यूअसली 2-3 पीपल आर ऑलवेज वर्किंग एवरी टाइम. कभी आप ट्रैवल कर रहे हो या आपके घर पे खेत है, आपके गांव में है, सो आप सबने नोटिस किया होगा एवरी एवरी टाइम ऑल द टाइम देयर इज समवन इन द फील्ड. कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं, बैठे हुए रहते हैं वहां पे, कुछ कुछ करते रहते हैं. तो वो एग्जैक्टली अनवांटेड प्लांट्स को डिटेक्ट कर करके उन्हें क्या कर रहे होते हैं, रिमूव कर रहे होते हैं मैनुअली. सो दैट इज द फिजिकल मेथड कि आप डिटेक्ट कर रहे हो, यू नो कि वीड कैसा दिखता है, तो आप उसे क्या कर रहे हो, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर रहे हो और वहां से हटा रहे हो. दैट इज वन थिंग. और यू कैन यूज सर्टेन केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स जो उस वीड के लिए काफी खतरनाक हैं और उसके अगेंस्ट काम करेंगे, ऐसे केमिकल्स को आप प्रॉपरली स्पेशली टारगेट करो. तो वो केमिकल्स लेके आप क्या करो, स्प्रेड कर दो पूरे के पूरे फील्ड पे. तो आपके क्रॉप को छोड़ के बाकी जितने भी अनवांटेड मटेरियल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, डाई, they will die, they will get destroyed. So that is actually chemical method. So famous chemicals जो यूज किए जाते हैं, एक होता है 2,4-D. D is dichlorophenoxyacetic acid. आपके मॉड्यूल में सारी चीजें दी हैं, that's why I'm not writing the full form. Second is atrazine or maybe isoproteron. मैम यूरिया इसमें यूज होता है? नो बच्चे, यूरिया मीन्स योर फर्टिलाइजर. जो यूरिया कंपोनेंट है ना, दैट इज फॉर द फर्टिलाइजर. सो केमिकल फर्टिलाइजर को हम कॉमनली कॉमन लैंग्वेज में यूरिया भी बोलते हैं. सो वो उधर यूज होता है. ओके, सो दीज आर द केमिकल मेथड्स. तो ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो आप जिनको यूज करके आपके अनवांटेड प्लांट को डिस्ट्रॉय कर सकते हो. देन थर्ड इज बायोलॉजिकल मेथड. अभी बायोलॉजिकल मेथड का मीनिंग क्या है कि आप दूसरे ऑर्गेनिजम्स को यूज कर रहे हो अनवांटेड प्लांट्स को टारगेट करने के लिए. मींस आप फील्ड में ऐसे ऑर्गेनिजम्स जानबूझ के छोड़ोगे या फिर इंट्रोड्यूस करवाओगे जो उस पर्टिकुलर वीड को खाते हैं. तो वो क्या करेंगे, आपके डिजायर्ड प्लांट को छोड़ के बाकी सारे अनवांटेड प्लांट्स या वेस्ट जितने भी प्लांट्स हैं उनको खा जाएंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे. तो उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मेथड. ऐसा बहुत फेमस एग्जांपल दूं तो फिशेस यूज होते हैं, स्मॉल फिश यूज किए जाते हैं कभी कभी फील्ड्स में, हर्बीवोरस फिश. तो वो हर्बीवोरस फिश क्या करता है, उनको वहां पे जितने भी वीड्स होते हैं, स्मॉल वीड्स अगर वो डेवलप हो रहे हैं तो उनको अटैक करके उनको खा लेते हैं. ये एक्चुअली वेरी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सिचुएशन है. इसमें क्या होगा, वो सेकेंड ऑर्गेनिज्म जो है उसको फूड भी मिल रहा है, कोई केमिकल आप इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे तो सॉइल भी खराब नहीं होगा, दूसरा आपका जो क्रॉप है उसको भी कोई नुकसान नहीं होगा. तो बहुत ही अच्छा इको फ्रेंडली मेथड है. दिस इज बायोलॉजिकल मेथड. सो दीज आर फ्यू ऑफ द मेथडोलॉजीज जिनसे आप वीड्स को रिमूव कर पाओगे या उनके ग्रोथ को समवेयर यू कैन कंट्रोल इट. नेक्स्ट कम्स अबाउट कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स. ये तो थे प्लांट, आप कॉम्पिटिटिव प्लांट्स रिमूव करना चाह रहे हो. व्हाट अबाउट अदर टारगेटेड इंसेक्ट्स जिनको हम कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पेस्ट. ऑल्सो पेस्ट कंट्रोल करवाना होता है, सबके घर में भी होता है पेस्ट कंट्रोल. तो पेस्ट मींस वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो अटैक करते हैं और हमारी जरूरत की चीजों को खा जाते हैं, प्लस दे क्रिएट अनहाइजीनिक सिचुएशन एंड कॉज सर्टेन डिजीजेस. तो इस टाइप की कैटेगरी में जितने ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको हम पेस्ट बोलते हैं. उनमें से वेरी फेमस पेस्ट सुनते ही सबके दिमाग में आता है माउस. ओके, इधर माइस, रैट, ये सारी चीजें आती हैं, मींस मेजॉरिटी ऑफ द रॉडेंट्स. एंड लोकस्ट इस टाइप के या ग्रास होपर, ये सब जो होते हैं दे आर द पेस्ट बेसिकली.
सो इनको कंट्रोल करना जरूरी है. व्हाई? बिकॉज इट्स एन ओपन फील्ड. वो ओपन फूड है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए, उनके लिए तो मेन टारगेट एरिया है. तो वो क्या करेंगे, तुरंत वहां पे आएंगे और उसको खा के चले जाएंगे. दिस इज द सिचुएशन दे आर क्रिएटिंग. और उससे हमारा प्लांट जो है वो अफेक्ट होगा. पूरा का पूरा क्रॉप लैंड और पूरी फील्ड जो हो जाएगी वो अफेक्ट हो जाएगी. तो उस अफेक्शन मींस उस टाइप के अफेक्ट से या कह लो डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए कुछ केमिकल्स यूज किए जाते हैं, जिनसे कि उन खा के या उस सॉइल में रह के उन पर्टिकुलर इंसेक्ट्स की या पेस्ट की डेथ हो जाती है. तो दो टाइप का सिचुएशन है. या तो आप वो पेस्टिसाइड मींस जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं इनके अगेंस्ट, उसको हम बोलते हैं इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड. ये एक चीज हो गई. अभी इंसेक्टिसाइड इन पेस्टिसाइड जो हैं, दे कैन बी यूज्ड इन टू वेज. पहला तो है आप सॉइल में मिक्स करो. सॉइल में मिक्स करोगे तो क्या होगा, मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली वहीं पे होल होल क्रिएट करके या होल डक करके वहीं पे रहते हैं, या फिर वहीं आजू बाजू ही घूमते रहते हैं. सो ऑफ कोर्स वो सॉइल भी खाएंगे, या फिर उसमें जो केमिकल प्रेजेंट होगा वो उनके लिए पॉइजनस होगा, तो उनकी स्किन जो हो जाएगी वो अफेक्ट हो जाएगी. तो इससे क्या होगा, उनकी डेथ. सो इधर आप सॉइल में वो केमिकल मिक्स करिए, या फिर यूज मिक्स इन द वाटर एंड स्प्रे. तो वाटर में मिक्स करके अगर आप स्प्रे करोगे तो वो क्या होंगे, लीव्स वगैरह पे गिर जाएंगे, और लीव्स पे गिरेंगे और उन्हीं को अगर वो पर्टिकुलर इंसेक्ट खाएगा तो उनकी डेथ हो जाएगी. सो इनसे क्या होगा, उनका पॉपुलेशन रुक जाएगा, एंड जितने भी इंसेक्ट्स ने या पेस्ट ने अफेक्ट किया है उनकी वहां पे डेथ भी हो जाएगी. दे विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम फर्दर डिस्ट्रक्शन. सो अगर सॉइल में अगर आपको मिक्स करना है तो यू कैन यूज क्लोरोपाइरिफोस. क्लोरोपाइरिफोस. और अगर स्प्रे करना है, स्प्रे करने के लिए गिविंग वन एग्जांपल इज मेलाथायन. ओके, सो मेलाथायन बेसिकली वाटर में मिक्स करते हैं, एंड क्लोरोपाइरिफोस को सॉइल में मिक्स किया जाता है लाइक फर्टिलाइजर. तो इससे क्या होगा कि सारे इंसेक्ट्स और पेस्ट मर जाएंगे. सो दिस इज वन ऑफ द मेथड जो उनको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है. सेकेंड इज कंट्रोल ऑफ डिजीजेस. अब कंट्रोल ऑफ डिजीजेस एक्चुअली दिस इज लिटिल बिट डिफिकल्ट. रीजन इज वो डिजीज कॉज करने वाले एजेंट्स कौन से हैं, योर माइक्रोब्स. माइक्रोब्स यानी वेरी स्मॉल माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स, दैट इज बेसिकली बैक्टीरिया, वायरस, some kind of protozoa maybe, और sometimes fungus. तो अगर इनका अटैक हो गया, एक तो चीज ये है कि ये दिखेंगे नहीं, और अगर इनकी कॉलोनीज दिखने भी लग गई, दे आर वेरी हार्मफुल, क्योंकि इनका अफेक्ट उस तरीके से होता है, दे क्रिएट सर्टेन डिजीजेस, डिसऑर्डर्स, जिनकी वजह से रॉटिंग स्टार्ट हो जाती है. मींस जो प्लांट्स हैं या फिर पर्टिकुलर रूट हो गया, स्टेम या फ्रूट्स जो होते हैं वो अपने आप ही सड़ने लगते हैं. सबने देखा होगा ब्लैक ब्लैक लीव्स हो जाते हैं या स्टेम हो जाते हैं. कभी कभी कोई फ्रूट भी आता है तो वो खराब निकलता है. तो वो क्यों निकलता है, बिकॉज ऑफ देयर इफेक्ट, ये अटैक कर देते हैं. तो उससे क्या होता है, रॉटिंग स्टार्ट हो जाती है. तो उसके अगेंस्ट भी सर्टेन केमिकल ड्रग्स या फिर केमिकल सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं टू कंट्रोल देम. तो इनके भी सब्सटेंसेस को आप बेसिकली पेस्टिसाइड ही कहते हो. दे आर ऑल्सो लाइक पेस्टिसाइड, बट दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर कह लो आप नेकेड आई से उन्हें नहीं देख सकते, बट एट द एंड दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज पेस्ट. बट यही है कि ये बहुत डिसऑर्डर्स क्रिएट कर देंगे, और वो डिजीजेस फैलती हैं फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट, दे ऑल्सो ट्रांसफर. तो वो उसको स्टॉप करना, उसको रोकना ज्यादा जरूरी होता है. सो दीज आर द थ्री बेसिक स्टेप्स जो क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं. एवरीबडी अंडरस्टूड टिल हियर? Yes, ma'am. Okay. Shall I change this slide? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. सो अब लास्ट पार्ट रह गया है. आपने क्रॉप प्रोटेक्ट कर लिया, आपने यील्ड इंप्रूव कर ली, सब कुछ कर लिया. देन व्हाट? फाइनल स्टेप मींस फुल एंड फाइनल जो लास्ट आप देखोगे, वो खाना जो भी प्रोड्यूस हुआ उसका स्टोरेज इज इंपॉर्टेंट ना. अदरवाइज ऑल योर हार्ड वर्क विल बी इन वेन.
सब कुछ खराब हो जाएगा, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और वो क्यों होगी? क्योंकि आपने एंड में फूड ठीक से स्टोर नहीं किया। सो यू मस्ट हैव सीन बिग गोडाउन्स जहां बड़े बड़े सैक्स में फिल किए जाते हैं ग्रेन्स और वट एवर फूड प्रोडक्ट इज देयर, और उनको पाइल अप किया जाता है इन बिग डार्क रूम. सो दैट इज व्हाट known as storage of grains. स्पेशली ग्रेन्स की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मास क्वांटिटी में ग्रेन्स ही प्रोड्यूस होते हैं. और यू कैन से फूड ऑल्सो, दैट इज योर मेजर फूड, क्योंकि हम सबसे ज्यादा ग्रेन्स ही खाते हैं एट द एंड. सो स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज इंपॉर्टेंट. क्यों? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट कैन बी अफेक्टेड बाय टू फैक्टर्स. कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पहला है बायोटिक फैक्टर. बायोटिक फैक्टर में ऑफ कोर्स आपका बैक्टीरिया, बैक्टीरियल इफेक्ट, फंगस और वायरस और अदर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर लाइक रैट वगैरह. हमेशा गोडाउन वाली जगह पे रैट का प्रेजेंस रहता ही रहता है क्योंकि वो खाना है, वहां पे वो लोग आएंगे ही आएंगे. नेक्स्ट इज अबायोटिक. अबायोटिक फैक्टर्स में कौन कौन से आएंगे? अगर मॉइस्चर ज्यादा हो गया तो उससे खाना सड़ जाता है, तो मॉइस्चर भी नहीं होना चाहिए. मॉइस्चर, टेम्परेचर, इफ इट इज टू वार्म टेम्परेचर तो भी वो खाने को डिस्ट्रॉय कर देता है. सो मॉइस्चर, टेम्परेचर, ये सारी चीजों का बैलेंसिंग इज इंपॉर्टेंट. सो दीज आर द फैक्टर्स जो फूड को अफेक्ट कर सकते हैं और दे कैन स्पॉइल द फूड और ग्रेन्स. एंड हाउ कैन यू ओवरकम इट? कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं जो आपको करने ही चाहिए? मीन्स 3 मैंडेटरी स्टेप्स विच यू हैव टू डू. फर्स्ट इज स्टोरेज प्लेस हमेशा स्ट्रिक्टली क्लीन होना चाहिए. सो स्ट्रिक्ट क्लीनिंग इज इंपॉर्टेंट. क्लीनिंग इन द सेंस मे बी वाटर से, डिटर्जेंट से. यू हैव टू वॉश दैट पर्टिकुलर एरिया जहां पे भी आप फूड स्टोर करने वाले हो. ओके, पहली चीज तो ये. सेकेंड, प्रॉपर सैनिटाइजेशन उस एरिया का, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. देन प्रॉपर ड्राइंग. आपने पूरा क्लीन कर दिया तो उसके बाद उस जगह को ड्राई करके रखना है. वो ड्राई कैसे करते हैं? फर्स्ट विद द सनलाइट एंड सेकेंड इन शेड. ठीक है, इस तरीके से आपको पर्टिकुलर एरिया प्लस योर फूड, आपके ग्रेन्स को भी ड्राई करना है. सो प्रॉपर ड्राइंग ऑफ एरिया एज वेल एज फूड, ये एक चीज हो गई. देन थर्ड पार्ट, उस पर्टिकुलर एरिया का फ्यूमिगेशन. फ्यूमिगेशन इज सैनिटाइजेशन या स्टरलाइजेशन. जब आप हैवी केमिकल्स जैसे अल्कोहल वगैरह है, आई रॉट द रॉन्ग स्पेलिंग, तो अगर आप पर्टिकुलर अल्कोहल या फिर अदर केमिकल्स, अल्कोहल लाइक स्ट्रॉन्ग केमिकल से आप ट्रीटमेंट देते हो उस एरिया को, तो उसको बोलते हैं फ्यूमिगेशन. तो जो भी स्टोर एरिया होता है उसको फ्यूमिगेट कराना है, यानी केमिकल्स के साथ ट्रीटमेंट कराना है कि आसपास जो भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो तक किल हो जाए. जैसे आजकल हम इन पेंडेमिक सिचुएशन वी हैव स्टार्टेड यूजिंग सैनिटाइजर्स. तो हैंड सैनिटाइजर्स क्या है? दे आर अल्कोहल बेस्ड केमिकल्स या कह लो सोल्यूशंस जिनसे हम अप्लाई करते हैं हमारी बॉडी पे, एंड फॉर व्हाट पर्पस? ताकि वो माइक्रोब्स किल कर पाए. तो ऐसे ही सोल्यूशंस लार्ज क्वांटिटी में बिग एरियाज पे भी अप्लाई किए जाते हैं ताकि वहां पे प्रेजेंट जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी किल हो जाए. सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स जिनको यूज करके आपके फूड स्टोरेज को आप सिक्योर कर सकते हो, यानी आपके यील्ड यानी जो ओवरऑल प्रोड्यूस्ड फूड है उसको और कैसे बचा सकते हो ताकि लॉन्ग रन में वो चला जा सके. एट द एंड व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इम्प्रूवमेंट इन फूड क्वालिटी एंड फूड रिसोर्सेज. सो यही वो स्टेप है जिनसे वो रिसोर्सेज भी इम्प्रूव होगा तो आपका फूड भी सेफ होगा. ओके, सो ओवरऑल क्वालिटी मेंटेन होती है एंड अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है. दैट इज इंपॉर्टेंट. Everybody understood till here? This was the very easiest chapter. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Any doubts in any of the topic? No, ma'am. ओके, तो अब आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस की क्या क्या करना है, बिकॉज आई गेस प्रोबेबली आपका लास्ट सेशन है, इसके बाद अब सबको दिवाली की वेकेशन मिल रही है. आई थिंक आफ्टर 1 वीक 10 डेज के बाद ही हम लोग मिलेंगे. उससे पहले काफी अच्छा खासा काम, आई गेस स्कूल की साइड से भी सबको छुट्टी है, सबके एग्जाम्स वगैरह सब खत्म हो चुके हैं. Yes, ma'am. ओके, सो रेस्ट, मोस्टली रेस्टिंग फेज है. सो आई वांट एवरीवन टू एंजॉय योर हॉलीडे. तो बहुत अच्छे से बुरी तरीके से एंजॉय करना है. काफी टाइम से बाहर भी कोई नहीं निकला है, बट
साथ ही साथ थोड़ा बहुत पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो बता देती हूँ। ये चैप्टर के नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, रीड फ्रॉम योर साइड, आपके लेवल पे। और कोई चैप्टर भले ही पढ़ना मत पढ़ना, ये चैप्टर पढ़ना, क्योंकि जो इजी चैप्टर होते हैं ना, पीपल टेंड टू लीव देम। और इजी चैप्टर आप छोड़ दोगे ना तो आप स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो इजी है। इसीलिए एक दिन बस हार्डली हाफ एन आवर 45 मिनट्स बैठोगे, आराम से वो पूरा का पूरा आप चैप्टर पढ़ो और अच्छा खासा स्कोरिंग आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो एमसीक्यू हो गया, या फिर 5 मार्क क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, ऐसे वाले आंसर्स आप आराम से कवर कर लोगे अगर इस चैप्टर से आता है तो। और क्या देना है आपको, दिन का बस 1 घंटा देना है, वो भी साल में एक बार, ऐसा भी नहीं कि बार बार। आज आपको अगर क्लास में पढ़ाया है तो मैंने 1.5 क्लास में भी ये खत्म कर दिया। आपको बस एक दिन 1 घंटे बैठ के आपको पढ़ना होगा। उसके बाद मार्च तक, आपके फाइनल एग्जाम तक, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट क्रिएट होने ही नहीं वाला है। बट छोड़ना नहीं, अगर छोड़ दोगे तो फिर इजी चैप्टर्स रह जाते हैं और समझ में भी नहीं आते। पहली चीज तो ये करोगे। दूसरा, अब आपके जितने भी बायो के टॉपिक्स हैं, टोटल 4 टॉपिक्स आई गेस, वो सारे टॉपिक्स को, सारे चैप्टर्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करिए। जिन बच्चों ने नहीं किया है, यू हैव टू डू दैट। रीजन इज, आपके ऑफिशियली सारे चैप्टर्स कवर हो चुके हैं, मींस टीचिंग वाइज। आई एम नॉट डन विद द रिविजन येट। रिविजन अब मैं दिवाली के बाद, आप हम जब भी मिलेंगे तो उसका प्रॉपर अब सब कुछ रिविजन करेंगे। बट जब भी मिलेंगे फर्स्ट डे, आई वुड लाइक टू सी द असाइनमेंट्स। आप सबका एक ही काम है, आप लोगों को असाइनमेंट, आपके जो भी नोट्स, एंड टू सॉल्व योर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। साथ ही साथ बाकी बच्चे कर भी रहे थे, तो आई गेस हार्डली 1 या 2 चैप्टर का ही आपको नोट्स या असाइनमेंट करना होगा, बाकी सब आपका ऑलरेडी हो चुका है। ओनली लास्ट दिस चैप्टर इज रिमेनिंग, सो फिनिश दैट ऑफ। और लास्ट नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तब हमें मुझे पहले, मैं आपका चेक करूंगी, सबको वीडियो कैमरा और फोटो मुझे सेंड करना है, दोनों में से कोई भी एक। जब तक आप वो नहीं करोगे, आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन और आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट द रिविजन। पहली चीज ये। देन एवरीवन प्लीज कीप ऑन स्टडिंग डेली। हाफ एन आवर 45 मिनट्स इतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्योंकि बायोलॉजी के फैक्ट्स कैसे होते हैं, आपको बार बार रिवाइज करने पड़ते हैं। दे आर लाइक अ स्टोरी, राइट? Every time I tell you a story, either of the cell of an organism or some body or some organs, तो अगर आप वो स्टोरी भूल गए, आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो आपके लिंक्स टूट जाएंगे, और लिंक टूट गया तो फिर बाद में कैचअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर बायो डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि डेफिनेशंस याद नहीं आते हैं। तो दीज थिंग्स आई वांट एवरीवन टू कीप इन माइंड। ओके, सो इनफ ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, बस इतना ही इंस्ट्रक्शन है। मींस आपके ऑब्वियस चीजें जो आपको अब करनी है, तो छुट्टियों का इंजॉय तो करना ही करना है, बट थोड़ा सा आपको पढ़ना भी है। मींस आपको आपका असाइनमेंट और ये सारी चीजें फिनिश करना है। दिस इज द ओनली थिंग विच आई वांट फ्रॉम योर साइड। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, चलो लेट्स मूव ऑन। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू द टॉपिक्स जो अभी हमने देखे। जस्ट लेट मी ओपन द फाइल। टिश्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं बेसिकली, जो आपके लिए काफी यूजफुल होंगे। एंड देन इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के जो स्टार्टिंग में हमने टॉपिक्स देखे, उससे ही रिलेटेड है, नथिंग एल्स, उससे ज्यादा नहीं है। ओके, सो लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन। ओके, सबको स्क्रीन दिख रहा है? Yes, ma'am. ओके, सो वन बाय वन, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था, कुछ क्वेश्चंस है, टोटल 35 क्वेश्चंस है आई गेस। सो 1 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन। आई थिंक वी विल बी एबल टू सॉल्व दैट। अगर नहीं तो इट्स ओके, जितने सॉल्व होंगे हम उतने देखेंगे। बाकी मैं आपको एज अ पीडीएफ भेज दूंगी, उसमें कुछ और क्वेश्चंस ऐड कर दूंगी। देन वो आप रिवाइज कर सकते हो। दैट क्वेश्चन विल बी विथ यू फॉर एवर। तो जब भी आपके एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, यू कैन गो थ्रू दोज क्वेश्चंस एंड रिवाइज योर टॉपिक। Okay, let me show the first 3 questions. Take 2 to 3 minutes of time and you can answer me then. Whoever would like to answer, you have to raise your hand. तो मुझे समझ में आएगा कितने बच्चे हैं, and then you can answer. और दो students who are not able to come on call, आप मुझे chat में भी answers लिख सकते हो। Okay. Aditya is saying first ka B. Valerie is also saying first ka B. Okay. What about other students?
I'm writing B as you said. Okay, understood. Majority of the students are saying Aradhya, Mrunal, everyone is saying first ka B. Okay. What about next question? Understood about the one. What about next? Okay, 2 ka C. Radni is saying 2 ka C. Aditya, Aradhya, everyone is saying third ka B. Okay, let me write 2 ka C and then third B. Okay, let's see if it is right or wrong. Okay, 3B. GI is saying third का C. Okay, चलो. Anyone else जिसको लगता है कि किसी भी ऑप्शन में कोई गड़बड़ है या फिर आपको चेंज करना है anything? Okay, maximum students are saying third ka B. Okay, so let's focus on all the questions one by one. I will explain. So first question super easy है. प्लांट टिश्यू सबको अब याद करना है जब आपने पढ़ा था तब उसमें आपने प्लांट के टिश्यूज के टाइप और उनका नेचर देखा था. पेरेनकाइमा तो मोस्ट कॉमन है. स्क्लेरेनकाइमा ये कैसा है विच इज डेड इन नेचर. और आपके लिए बेस्ट एग्जाम्पल क्या है whenever you eat some fruits like चीकू और नाशपाती like पेयर तो आपको हमेशा उसमें हार्ड सब्सटेंस फील होता है. सो वो जो स्क्लेरिड्स होते हैं दे आर व्हाट दे आर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स एंड दे आर टफ एंड रिजिड इन नेचर. यही उनकी खासियत है. सो बी इज द राइट आंसर. ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. C is correct. Reason is मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू है क्या? नो. Why? रीजन इज उनका काम क्या है? डिविजन, कंटिन्यूअस डिविजन करवाते हैं. सो बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आप कौन सी कैटेगरी में कंसिडर करोगे? व्हाट आर द टू टाइप ऑफ टिश्यूज? सिंपल एंड कंपाउंड. याद आ रहा है प्लांट का थोड़ा बहुत टॉपिक? राइट. सो बेसिकली मेरिस्टेमेटिक का मेजर काम क्या है? ओवरऑल प्लांट का रिपेयर, उसकी हाइट इंप्रूव करना, गर्थ इंप्रूव करना. ओके, अगर कहीं पे सेल की रिक्वायरमेंट है, सेल इज वुंडेड, नंबर ऑफ सेल्स आर नीडेड, वहां पे परमानेंट टिश्यूज डिवाइड होते हैं. देन वो टिश्यूज में भी फर्दर उनका प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ होता है, उनका डिफरेंशिएशन होता है. तो उनके डिफरेंट फंक्शंस उनको अलॉट किए जाते हैं. बट इनिशियली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ओवरऑल प्लांट का रिपेयर एंड ग्रोथ देखने में. तो उनका स्ट्रक्चर डिफाइन कौन करेगा? एक्चुअली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. सो दैट इज द रीजन इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट, अगर ऑप्शन सी सबको आता है तो ऑप्शन 3 क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी है. गर्थ मतलब विड्थ. जिनको भी नहीं पता है फॉर देम गर्थ का मीनिंग होता है ओवरऑल विड्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और ऑर्गेनिज्म. तो स्टेम के गर्थ यानी स्टेम की विड्थ को कौन इंक्रीज करेगा? जो स्टेम के साइड में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होंगे, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया मेरिस्टेमेटिक ओवरऑल डिवीजन करवाते हैं, कंटिन्यूअस डिवीजन करवाते हैं. तो उनके साइड में जो चीज प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं लेटरल. एपिकल मींस टॉप. इंटरकैलरी मींस नोड्स, इंटरनोड्स के बीच में जो है वो. ठीक है. वर्टिकल मेरिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करते. तो आपके जो लेटरल मेरिस्टम है वो लेटरल मेरिस्टम यानी ओवरऑल जो विड्थ है उसको कौन इंप्रूव करवाएगा? लेटरल मेरिस्टम. So therefore the right option is B. Everybody understood? Any doubt in any of the question? No. Okay. Let's move ahead.
fourth people are saying Aradhya and Aditya. Both are saying fourth ka A. Okay, Gia is also saying fourth ka A. Okay. Gia is saying question number 5B. Aradhya, Vallari, everyone is saying question number 5B. Okay, Radhni is also saying fifth ka B. Okay, what about question number 6? Aradhya is saying C. Okay. Okay, so let's take one by one each question. All are right. पहली चीज तो anyone would like to explain any of the answer, you always can raise your hand. Everyone is allowed. Okay, I'm always interested in students' explanation also. तो अगर आपके पास कोई better answer है, you think you want to explain few of any of the question, you can always raise your hand. चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं. Which cells do not have perforated cell wall? Perforated cell wall means cell wall which have holes. उनके पास pores present हो या small holes हो. So trachete is the only one जिसके पास perforated cell wall नहीं होते. Rest others all of them have perforated cell wall. Okay, tracheids का main function क्या है? They are actually elongated cells, long stretched cells होते हैं. इनका major work क्या होता है? Transportation of water and mineral salts. क्योंकि जाइलम में बेसिकली वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें मेजर हेल्प जो होता है ट्रैकिड्स का ही होता है. हेंस आंसर इज ए. Next question, intestine absorbs the digestive food materials. What type of epithelial cells are responsible for that? Columnar epithelium. Majority of the modifications जो हमने देखे थे उनमें columnar epithelium के ही maximum modifications थे, whether cilia based, villi based or glandular based. Okay, so these were the modifications we discussed. So answer is B. Okay, then question number 6 का C. अभी अगर दो बोन ब्रेक होगा तो दो बोन्स को कनेक्ट कौन करके रखते हैं? टेंडन्स और लिगामेंट. एनीवन इन द क्लास? बोन्स को कौन ज्वाइन करके रखते हैं साथ में? टेंडन्स और लिगामेंट्स. लिगामेंट्स. ओके, एंड टेंडन्स क्या करेंगे? बोन एंड मसल को ज्वाइन करके रखेंगे. तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी एक्सीडेंट में दो बोन्स, लॉन्ग बोन्स अगर एक दूसरे से डिटैच हो गए या डिसलोकेट हो गए, इट मींस आपका लिगामेंट जो हो गया है वो ब्रेक हो गया है. हेंस द आंसर इज सी. ऑल आर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. ओके, लेट्स मूव ऑन to next set of questions. Okay.
Okay, so seventh ka, some people are saying B and few are saying D. Okay, maximum students are saying D. Okay, Ratni is saying eighth ka B. Okay, Valerie has corrected. Okay, eighth D. Okay, option B. Okay, so I wrote wrong. Eighth one is B. Okay, let's see what about ninth one. Ninth ka C. Okay, let's see the questions one by one. While doing work and running, you move your organs like hand and legs. Which among the following is correct? Everyone has said seventh ka D. Okay. So they are saying skeleton muscles contract and pull the tendon to move the bones. Of course, अगर आप आपके पूरे हाथ या पैर को मूव करोगे तो साथ ही साथ आपके बोन्स भी मूव हो रहे हैं. नॉट ओनली मसल्स, मसल का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ही नहीं है, साथ ही साथ बोन्स भी मूव होंगे. तो बोन के साथ अटैच कौन रहता है? टेंडन्स. सो टेंडन्स आर ऑल्सो लाइकली टू बी मूव्ड. एवरीथिंग विल बी मूव्ड. हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट. देन विच मसल्स एक्ट इनवॉलंटरली, यानी आपके कंट्रोल में जो नहीं रहता वो सारे एक्शंस. सो एवरीबडी हैज सेड ऑप्शन बी. ऑप्शन बी मींस सेकंड एंड थर्ड. स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स. ऑफ कोर्स आपका हार्ट हमेशा बीट होता है, यू कैन नॉट स्टॉप इट. और स्मूथ मसल्स यानी इंटरनल ऑर्गन के सारे फंक्शंस. तो करेंटली अगर आपके कुछ इंटरनल ऑर्गन्स काम भी कर रहे हैं तो भी आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते. देन क्वेश्चन नंबर 9. Meristematic tissue in plants are localized and dividing cells. Absolutely correct. Okay, let's move on to the next three part. Okay, Radni is saying 10th ka C. Okay, Soham is saying 11th A. Few students are saying 11th C also. Okay, let me consider both. मैं A और C दोनों ही लिख रही हूँ. Okay, Valerie is saying 11th A. Okay, 12th is also C. Okay.
Okay, let's discuss one by one कि exactly क्या situation है. 10th question is saying which is not a function of epidermis. अभी options देख के आपको ध्यान क्या रखना है, plant tissues के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं. So जो उसका epidermal area है वो protection तो करता है, gaseous exchange होता है क्योंकि वहां पे स्टोमेटा प्रेजेंट है. अगेन वो स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है, यानी रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर. ओनली कंडक्शन इज वाटर इज नॉट डन बाय एपिडर्मिस, हेंस ऑप्शन इज सी. देन सेलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस. Few people have said A. Okay, let's look into the option. Blood has a matrix containing protein, salts and hormones. ओके चलो कंसिडर कर लेते हैं पार्शियली करेक्ट. देन ऑप्शन नंबर सी पूछ रहे हैं टेंडन्स आर नॉन फाइब्रस टिश्यू एंड फ्रेजाइल. अच्छा, अभी बच्चे हमने कुछ ही देर पहले टेंडन और लिगामेंट बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं. टेल मी टेंडन्स क्या है, आर दे फ्रेजाइल? नहीं, वो कनेक्ट करते हैं किसको, बोन्स को मसल से और बोन्स को बोन से, ज्वाइनिंग का काम है. तो जो भी ज्वाइन करते हैं कनेक्ट होते हैं, एक चीज तो आपको ही पता है कि वो क्या है, फाइब्रस टिश्यू. और दूसरा दे आर नॉट एट ऑल फ्रेजाइल. फ्रेजाइल मीन्स कमजोर, वो कमजोर नहीं है, हाँ वो इलास्टिक है. फ्रेजाइल को इलास्टिक से कंफ्यूज नहीं करना है. टेंडन्स आर इलास्टिक, उनके जो मैट्रिक्स होते हैं वो थोड़े इलास्टिक होते हैं, बट नॉट फ्रेजाइल. फ्रेजाइल का मीनिंग जो कमजोर होता है, थोड़े भी झटके से टूट जाता है, ऐसा नहीं होता. दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर टफ, बट little bit of flexibility. Okay, so ये हो गया. Hence the incorrect statement is option C. अब क्वेश्चन ऑप्शन ए क्यों नहीं, क्योंकि ब्लड का जो मैट्रिक्स है, उनके मैट्रिक्स में एक्चुअली डिसॉल्व्ड पार्ट क्या होता है, प्रोटीन्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. उनके पास प्लाज्मा प्रेजेंट है, उनका जो मैट्रिक्स है दैट इज नथिंग बट द प्लाज्मा. ब्लड कंटेंट में क्या क्या चीजें हैं उनके प्लस रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स. उसके बाद थर्ड पार्ट जो होता है दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, एंड देन थर्ड पार्ट है आपका प्लाज्मा. उसी प्लाज्मा में प्रोटीन, सॉल्ट, मिनरल्स, हार्मोन्स, हर चीज डिसॉल्व रहती है. वही तो कंडक्ट करवाती है चीजें, विस्कोसिटी लेकर आते हैं, तो फ्लूइड नेचर आता है ब्लड का. सो दैट इज द रीजन की ऑप्शन ए इज एक्चुअली करेक्ट. सेकेंड क्वेश्चन नंबर 12. कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन. कार्टिलेजेस एक्चुअली क्या है, काइंड ऑफ आपके स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज हैं, यानी बोन्स एंड कार्टिलेजेस में, एंड सेमी रिजिड होते हैं इनका मैट्रिक्स. और आपका नोज का जो टिप है दैट इज ऑल्सो कार्टिलेज. योर ईयर पिन्ना इज कार्टिलेज. आपका जो वॉइस बॉक्स है उसका जो ट्रैकियल रिंग्स है और जो आगे का पार्ट आपको दिखता है विच यू कैन फील एक्चुअली, वो भी आपके कार्टिलेजेस ही होते हैं. ओनली किडनी इज नॉट मेड अप ऑफ कार्टिलेज. कार्टिलेज सिर्फ कहाँ पे होंगे, जहां पे जॉइंट्स, कनेक्शन, आपकी बॉडी का जो एंड होता है. एंड कौन कौन सी जगह है, आपका एंकल भी एक्चुअली आपकी बॉडी का काइंड ऑफ एंड ही है, वहां पे भी कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं. बट आपके इंटरनल ऑर्गन्स में सिर्फ स्मूथ मसल्स, उनके पास एपिडर्मिस एंड ब्लड वेसल्स का कनेक्शन होगा. दैट काइंड ऑफ कनेक्टिविटी विल बी देयर. हेंस ऑप्शन इज सी. दे डू नॉट हैव कार्टिलेजेस. अंडरस्टूड एवरीवन, ऑल द क्वेश्चंस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, let's move on to another set of questions. I think time is almost up, so I won't take that much. Let's take this set as your last option. इसके बाद I will send the PDF of all the questions. We will discuss maybe after the holidays. Okay. ओके, 13th आई गेस सबको इजी लग रहा है, 13th का बी. ओके, question number 14 also B. Okay, fifteenth C. Okay, Radhya, very good. Okay, all are correct. Let's discuss one by one कि इनका क्या क्या situation है. पहला, फैट्स हमने डिस्कस किया था एडिपोज टिश्यू में. डज एनीवन नो एडिपोज टिश्यू के सेल्स को क्या बोलेंगे? Adipocytes.
करेक्ट. सो इनके जो सेल्स होंगे दैट इज एडिपोसाइट्स. देन फैट्स मोस्टली स्टोर भी वहीं पे होते हैं, व्हाइट फैट एंड ब्राउन फैट, ये दो टाइप के फैट्स पे डिस्कस किए थे हमने. देन बोल रहे हैं बोन मैट्रिक्स इज रिच इन कैल्शियम, तो होगा ही, तो ऑप्शन बी एंड सी आप कंसिडर करो. ए और डी तो पहले ही कट गए. दूसरा, कैल्शियम के साथ एक्चुअली फॉस्फोरस बेस्ड मिनरल्स ज्यादा प्रेजेंट होते हैं रादर देन पोटेशियम. सो आंसर इज बी. वही कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बेस्ड मिनरल्स अलोंग विथ क्रिस्टलाइन सॉल्ट, ये क्या करवा देते हैं, उसके मैट्रिक्स को टफ एंड रिजिड करवा देते हैं, हेंस आपका बोन इतना स्ट्रॉन्ग है. देन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स. अभी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हो सके. कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक है, मसल्स का ही है, सिर्फ उनमें ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की कैपेसिटी है. तो उनके पास जो प्रोटीन होगा वो प्रोटीन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होगा. कौन से दो नाम है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स में, एनीवन कैन रिमेंबर? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में कौन रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली? मसल्स में कौन से दो प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट हैं जो प्रेजेंट होते हैं? Okay, I'm writing here. Tell me if you can recall or not. Can you all recall these two names, actin and myosin? Yes, ma'am. Okay, Yes, so ma'am. यही वो दो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स है. अगर कल को क्वेश्चन आता है नेम द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स, ऑप्शन नहीं है, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक से आप लिख लोगे एक्टिन एंड मायोसिन. ये आपको ध्यान रखना है. एएम ऐसे याद रखो, एएम मींस आपके मसल से रिलेटेड है एक्टिन एंड मायोसिन. कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में इनका इंपॉर्टेंट रोल है. ओके, डज एनीवन इन द क्लास नोज कि कार्टिलेजेस के सेल को क्या बोलते हैं? कैन एनीवन इन द क्लास टेल मी? ओके, Ratni is saying chondrocytes. Very good, Ratni. So basically cartilages के सेल, एडिपोज टिश्यू के सेल, बोन के सेल्स को हम क्या बोलते हैं? Osteocytes. करेक्ट. सो ये वन वर्ड्स आप लोगों को याद रखने, क्योंकि इन पे बेस्ड हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स भी हो जाए. ओके, आई एम नॉट वेस्टिंग मच टाइम बिकॉज ऑलरेडी आप लोगों का नेक्स्ट क्लास भी लाइंड अप होगा. सो ऑल दिस 15 क्वेश्चंस कीप इन माइंड. हेंस बाकी जो भी क्वेश्चंस है, आई हैव समवेयर अराउंड 30 क्वेश्चंस. बाकी क्वेश्चंस का पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी, प्लस नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे उसमें हम नए क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस करेंगे. ओके, आई विल चेक अगर मुझे आपको देना है अभी या नहीं देना है. प्रोबेबली आपको जो करंटली असाइनमेंट दिया है उतना ही करो, लाइक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड नोट्स उतना ही सॉल्व करो. नेक्स्ट टाइम जब आप हॉलीडे के बाद हम मिलेंगे, देन आई विल डू वन बाय वन रिविजन. सो टिश्यू का जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, वी विल टेक रिविजन ऑफ दैट अगेन, प्लस इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप, एंड अगेन फिर से हम बचे पुराने जो चैप्टर्स हैं उनको फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे. तो आपका ओवरऑल जो बायो का टॉपिक है वो सब कुछ कवर हो जाएगा और रिवाइज भी हो जाएगा. Everybody understood? Any doubts still here? Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, of that last question PDF also, can you resend it? I haven't sent it. Last question, diversity, na? You are asking about diversity in living organisms. Last question you gave that questions and all. Last, I only took diversity. Anything else I gave? Wait, let me just check if I have given or not. Ma'am, you have not sent it. I haven't sent. Okay, so I will also send that. Okay, thank you for reminding. I will send that PDF also. Okay, so both the PDFs I will send. I will see. I have to check. मुझे confirm करना पड़ेगा ये PDF मैं आपको दूं या नहीं, क्योंकि इसमें काफी questions हैं जो काफी अच्छे हैं और अभी तक हमने solve नहीं किए. So I want कि इसको हम continue रखते हैं. After holiday हम इसे continue कर देंगे. तब तक आप लोगों के पास already मैंने बहुत काम दिया हुआ है, तो वो ही solve करने में आप लोगों को उतना time लग जाएगा. Plus you have other subjects homework, other studies also. So I don't want to pressurize yourself. It's your holiday. You should enjoy it. Okay, so let's meet. तब तक मैं आपको डाइवर्सिटी का पीडीएफ सेंड कर देती हूँ. यू कैन टेक द रिविजन ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर. ओके, अगर कोई डाउट है, आई एम ऑलवेज कनेक्टेड, आई एम ऑलवेज देयर, सो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी थ्रू मैसेज, call, whatever you medium you like. I'm always there, always present to solve your issues or any kind of doubts. Okay, rest. बाकी बच्चे enjoy your holidays.
Okay, enjoy your Diwali. Happy Diwali in advance to everyone. Let's meet on next Saturday, probably after very long time, I guess. After 15 days, we are going to meet. Okay, so bye everyone. Take good care. Bye, ma'am. Thank you, ma'am.